सुप्रभात रविवार। सभी श्रोताओं को निखिल का प्रणाम। राजनीति में पालन पोषण और परिपक्वता कांग्रेस की बदौलत है। फिर भी क्या हुआ, कैसे हुआ कि किनारा हुआ? बहुत से सवाल हैं, बहुत से जवाब हैं और इस वक्त ऑडियो लाइन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील परियार हमारे साथ हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद निखिल जी, आपको और आपके सारे सुनने वाले सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। जी सुनील जी, सुप्रभात। जो हमने सुना ये था कि कांग्रेस की एक बड़ी लंबी राजनीति पारी आपकी रही है। सिवाना को आपने अपना कर्म क्षेत्र बनाया, सुना है वहां पर आपका एक कृषि फॉर्म है और वहां आप लोगों के बीच में जुड़े रहे, लोगों के बीच बहुत आपने काम किया, फिर भी आपका टिकट कटा। कोई खास जी, वजह इसकी रही, क्यों टिकट कटा आपका विधानसभा चुनाव में? देखिए ये तो राजनीतिक परिस्थिति हो सकती है और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जानता है किन कारणों से उनकी क्या परिस्थितियां बनी थी जी। और किन कारणों से काटना पड़ा। कई बार जब राजनीति में बैठते हैं तब वो उनके जो ऊपरी स्तर पर निर्णय अलग होते हैं, जी। सतही भूमि स्तर के और जो फील्ड के जो निर्णय होते हैं जी। उनकी अवहेलना होती है, तब कई प्रकार के परिणाम भी फिर अनुकूल नहीं आते और उसका ये परिणाम भी था कि राज्य की अच्छी खासी सरकार चल रही थी, लोगों जी। में इनकम्बेंसी नहीं थी, परंतु जो चयनों में जिस प्रकार की व्यवस्था हुई उस कारण कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन क्योंकि सिवाना तो आपकी कर्म क्षेत्र रहा, आपने वहाँ जमीन पर काफी लोगों के बीच में काम किया, तो फिर एक जमीनी कार्यकर्ता और कांग्रेस में एक लंबे समय तक आपने आपका जो कार्य रहा है, आप विभिन्न पदों पर भी रहे हैं, तो यूं सरासर टिकट का कट जाना, इसके पीछे कोई खास वजह रही? देखिए मैंने आपको यही कहा, वो क्या परिस्थिति रही वो हाईकमान जी। हाईकमान जानता है, जी। पर मैंने तो पूरे प्रदेश में जी। जो सेवा की है जी। लगातार, आज 25-30 वर्षों का मेरा अनुभव है पूरे प्रदेश में। जी। जी। आज भी ईश्वरीय अनुकंपा है कि कोई क्षेत्र हो, चाहे धौलपुर करौली से लेके इधर कोटा बारह अंता से लेके जी। इधर सांचौर से ठेठ एंड ऑफ दी टापी से लेके हनुमानगढ़ से लेके जी। बाड़मेर और जैसलमेर के एंड ऑफ दी अमर सागर तक, सब जगह फतेहगढ़, एक तो एक एरिया में मैं घुमा हूँ, सब जगह पार्टी को मजबूत करने का काम किया। पर कई बार क्या होता है कि जब कार्यकर्ता अच्छा काम करता है ना, तब उसके आलोचक भी बनते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धाएं सब प्रकार की स्थितियां रहती है और पार्टी में तो होनी भी चाहिए। तो वो कई कारण रहे होंगे, वो हाईकमान जाने। तो पर सुनील जी अगर मैं ये कहूँ तो फिर तो यही कहना होगा आपके लिए कि बुलंदियां मुझे कब चाहिए थी आसमानों की, कि बुलंदियां मुझे कब चाहिए थी आसमानों की, रहूं मिट्टी से बस जुड़ा और रहे पांव जमी पर। शायद यही वजह रही कि आप निर्दलीय निश्चित रूप आपने से ताल ठोक दी। निश्चित रूप से वो उस वक्त की मेरी परिस्थितियां ये थी जी। कि जिस सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध कांग्रेस ने बरसों बरस तक संघर्ष किया था, जी। कांग्रेस की जो विचारधारा के लोग थे वो मुझसे जुड़े थे। जी। और वो जो दलित लोग थे, जो जी। आदिवासी लोग थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जी। उन लोगों की जब मैंने आंखों में झांका तब उन्होंने देखा कि आज भी ये जो ताकतें हैं किसी प्रकार से व्यवस्था करके और सिवाना में कांग्रेस को कमजोर कर रहे थे। तो जी। वो उन जो दलितों और पिछड़ों की जो आंखें की जो जी। नजरों में जो दृष्टि देखी, जी। उससे फिर मैंने निर्णय लिया कि हमें कुछ न कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तो मैं आज भी दलित वंचित पीड़ित ये आपकी राजनीति की अवधारणा रही? निश्चित रूप से, ये तो परंपरागत रूप से 3 पीढ़ियों से, मेरे दादा भी हालांकि व्यापार में थे, पर हमने हमेशा कमजोर और पिछड़े लोगों की सेवा में थे। मेरे पिताजी ने राजनीतिक जीवन में यही किया जी। और उनका सबका यही मानना था, चाहे मेरे नाना हो वो, कि ह्यूमैनिटी, मानवता जी। को सबसे पहले, क्योंकि ईश्वरीय स्वरूप है, जो सबसे ज्यादा कमजोर और पीड़ित लोग हैं जी। उसको ईश्वरीय स्वरूप मानते हुए सेवा करो तो आपको लाभ मिलेगा, और वही चीज देखते हुए मैंने निर्णय किया था। देखिए सुनील जी एक बड़े बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में एक बड़ा कद रखने वाले स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल के पुत्र जो थे,
वो किसी वजह से बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस उन्हें कभी झालरापाटन से, फिर उनको कहती है बाड़मेर से, फिर विधानसभा चुनाव आते हैं तो वो जैसलमेर से तैयारी करते हैं और टिकट ला के देते हैं वहाँ पर, जहाँ की ज़मीन को तराशा आपने, मेहनत आपने की और वहाँ मानवेंद्र सिंह को उतार दिया गया। तो आप भी वहीं पर डट गए मैदान में, तो क्या कांग्रेस के आला कमान की ओर से कोई ये कोशिशें हुई, आप पे कोई दबाव आया कि आप बैठ जाइए? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी में बैठे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे जरूर आग्रह किया था। जी, तमाम नेताओं ने, जो वरिष्ठ है, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, को दिल्ली से कांग्रेस के महासचिवों ने, सबने प्रयास किया था। जी, पर मैंने उनको यही कहा था, देखिए पार्टी को आज भी मैंने ये कहा था कि पार्टी माँ होती है और माँ से कई बार जब घर में रहते हैं ना तो पीड़ा होती, दर्द होती है, घर छोड़ना पड़ता है, तो वो पीड़ा थी। उस जी, पीड़ा को मैंने सहन किया, पर जी, फिर भी मैंने माँ को कह रखा था कि माँ, आपको जब जरूरत होगी, आपको तकलीफ होगी, आपका बेटा पुनः आपकी सेवा में आएगा। और जब आज देश को, राष्ट्र को कांग्रेस तो की माँ का ये आवश्यकता है। बेटा 2023 में सिर्फ उस माँ के एक नव बेटे को हरा देने के लिए आया था, वो हार गया, काम पूरा हो गया और माँ नहीं के घर नहीं नहीं वापस आ नहीं गया? नहीं 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 नहीं, मैंने न हराया न बात की। जी, मैंने तो उन्हीं नीतियों को लेकर चला था। और जी, वो तो उन्होंने, कांग्रेस संगठन ने, और उन्होंने क्यों निर्णय लिया, जबकि मैंने उनको स्पष्ट कहा था। जी, और वैचारिक रूप से जो आज वो वापस कहाँ किस स्थान पे गए आपको ही पता है, मैं जी, कहना नहीं चाहता हूँ। जी, नहीं गए परंतु हैं तो सार्वजनिक गए हैं वो तो, हादसे में। तो ये जो निर्णय था, वो मैंने, मेरा वो निर्णय इसलिए करना पड़ा कि राजनीति में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं वो, जी, जो पार्टी के हित में भी अंतोगंतवा होते हैं। जी, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं विचारों की, हम व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और जी, मैंने वैचारिक लड़ाई के तहत वहां पर चुनाव लड़ा था। और जी, वही बात की थी कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था, जो जी, महात्मा ज्योतिराव फुले ने जिस प्रकार से सामाजिक समरसता की बात की थी, जो जी। महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से सर्वधर्म की जो बात कही थी, उस बातों को लेकर मैंने चुनाव लड़ा था। इसलिए वैचारिक रूप से मैंने जो संघर्ष किया है। सुनील जी, ये बड़ी आइडियल बात आप राजनीति में कर रहे हैं जिस तरह की, लेकिन चूंकि आपको अशोक गहलोत के बहुत करीबी माना जाता है, अशोक गहलोत ने ही मानवेंद्र सिंह को सिवाना की तरफ आने का न्योता दिया और वो चुनाव लड़े और वहां पर आपका भी जाना, तो लोगों में ये बात जरूर गॉसिप रही थी कि सीएम साहब ने ही कहीं मानवेंद्र सिंह को किनारे करने के लिए आपको वहां मैदान में उतार दिया। ना ना, ऐसा नहीं है। जी, देखिए, मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि अशोक जमीन गहलोत की साहब, चर्चा पर हम आपसे बात कर नहीं रहे नहीं, जमीनी, देखिए क्या हो सकता है, हकीकत अशोक गहलोत जी स्वयं जानते हैं। हैं। जी, जी। पर मैं, नहीं, हम तो खुद आपसे यही जानना चाहते हैं, वो कहता है ना कि 2 बड़ी अच्छी लाइन है कि अब ये ना पूछ हमसे बेपरवाह कौन है, कि अब ये ना पूछ हमसे बेपरवाह कौन है, बता दे बेवफ़ा है कौन, वफ़ादार कौन है? पार्टी का देखिए वफ़ादार कौन है माने, आपको माने या फिर देखिए, मानवेंद्र सिंह को माने? यो है, देखिए सीधी सी बात है, जी, हम तो वफादार थे, वफादार रहेंगे। जी। हमने उन विचारों की लड़ाई लड़ी थी। और जो तब वफ़ादार बिना नहीं थे बिना वो जो आए और कुछ समय बिताकर फिर अपनी मूल पार्टी में चले अ, गए, ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही बात थी। जी, और कई बार क्या होता है, जब हाईकमान में और ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं ना, जी, तब वैचारिक व्यवस्थाओं के साथ में जी, वो जब दूसरे संबंध बनाते हैं, गठबंधन करते हैं, जी। तो कहीं न कहीं उनको फिर हास होता ही है, नुकसान होता ही है। लेकिन आज सर भी देखिए, जी, राजनीति की उस विचारधारा में आज जी, गंभीर संकट में भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो विचारक है, जी, उन्होंने जो उनकी मूल विचारधाराओं के विपरीत जी, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आरोपों से जुड़े हुए लोगों को, कांग्रेस की उस विचारधारा से बरसों तक रहे हुए परिवार के लोगों को अपनी पार्टी में डाल रहे, तो उसका खामियाजाना उनको भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। क्योंकि ये जी, जो देश है, महात्मा गांधी का देश है, जी, जो विचारों का देश है, जी, इनमें विचार हमेशा आगे बढ़ेंगे। जी। और जो कांग्रेस की लेकिन विचारधारा, सुनील जी, हाड़ौती से लेकर सरहदी इलाकों तक, रोडवाल गोडवाल से लेकर मेवाड़ तक, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक आप बताते हैं कि आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, आपने कार्य किया है। एक इतने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता की नजरअंदाजी आपकी पार्टी के आला कमान पर भी तो सवाल खड़े करते हैं।
देखिए, वो सवाल उनसे करिए, मैं नहीं करूंगा। जी मैंने तो एक ही बात की, मैं इन सवालों में पड़ता ही नहीं हूँ। मेरे साथ किया, जी मैंने मेरा आप लोगों का सबका साथ रहा, जी एक श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जी और व्यक्तिगत तौर पे जो क्षेत्र को जी मैंने मेरी कर्मभूमि बनाया, मेरी जन्मभूमि नहीं थी, मेरी जन्मभूमि जोधपुर थी। जी कर्म से वहां से जाके काम किया, लोगों ने दिल दिया, प्रेम दिया। जी आज 51-52 हजार वोट जो दिए, और जी मैं ये आपको कह दूं कि निर्दलियों में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जी जिसको प्रत्येक बूथ से, मुझे प्रत्येक बूथ से वोट मिले हैं। चाहे जी कभी कहीं पे मिनिमम 10% मिले हैं, तो 22 से 23, 35, 40 और जी 70% तक वोट मिले हैं। पर जी प्रत्येक बूथ से मिलना मेरे लिए ये संतोष की बात है कि विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक बूथ है, प्रत्येक गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। लेकिन और आपके इसी संतोष से असंतोष उपजा और पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया। कुछ ही समय में आपको वापस ले लिया। उससे बाड़मेर की राजनीति के वयोवृद्ध कांग्रेसी अमीन खान को ये नाराजगी थी और उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में भी ये बात कहा था कि फतेह मोहम्मद और सुनील परियार को 6 साल के लिए निष्कासित करना और उन्हें 1 महीने में ही वापस ले लेना, ये कांग्रेस की रीति नीति में नहीं है। ये अमीन खान का कहना है। देखिए, अमीन साहब बुजुर्ग है, वरिष्ठ है हमारे, जी और उन्होंने अपनी स्थानीय राजनीति के चक्कर में, जी वो उनको बात तो जिसके लिए फतेह खान साहब के लिए कहनी थी, पर जी साथ में लपेटे में तो कोई न कोई आएगा ही ना। आप आ गए। वो उन्होंने कहा, पर मेरे लिए आज भी वरिष्ठ है, सम्मानीय, और मैं उनकी इज्जत और कद्र करता हूँ। अब और वो वो 6 साल उनसे के लिए बाहर हो और गए हैं सुनील उनसे जी, इस पर और आप वो कुछ कहेंगे? अब वो और 6 उनसे साल के लिए बाहर हो गए हैं। हैं, अब अब वो भी वो 6 बाहर हो साल के गए लिए हैं। बाहर हो गए हैं। हाँ, वो उनकी वो जाने, मैं ये कह रहा हूँ उनसे कभी इंटरव्यू आपका फिर होना। जी, जब सुनील परियार वो शख्स था जिसको उन्होंने ही कहा था कि जी, ये आदमी नेता है जिसके कहने से वोट गिरते हैं। जी, शिव विधानसभा क्षेत्र में कुछ जी, ऐसे मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र थे जो टोटल बीजेपी के थे, एक वोट नहीं पड़ता था, और जी, उनको 80 से 85% वोट मैंने दिलवाया है। तो जी, ये अच्छा, मैं तो क्या देने वाला हूँ, वो लोगों का स्नेह था, मेरी बात रखी, देने जी, वाले तो वही लोग थे। जी। पर ये तमाम चीजें जो होती है राजनीति में, कई प्रकार के घटनाक्रम सुनील चलते जी, रहते हैं। आपका और फतेह मोहम्मद का निष्कासन के बाद में वापस कांग्रेस में ले लेने से अमीन खान साहब ने ये भी कहा था कि जब वो आ गए तो मैं भी आ जाऊंगा। तभी उनका निष्कासन हुआ है तो कह रहे हैं क्या है, मैं भी 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। तो ये आने और जाने का सिलसिला, पहले कांग्रेस की ऐसी नीति थी नहीं जिस तरह से अब हो रही है। यूँ नहीं है, देखिए, ये तो सब जगह। अब यार आजकल तो आप क्या बात कर रहे हो, जी कौन कब आ रहा है और कब जा रहा है, जी। कौन कौन प्रदेशाध्यक्ष था हाँ, वो तो हम जो वो 2023 के निर्णय, चुनाव और में देख कौन, रहे हैं, आपके बहुत और बड़े और चार कांग्रेसी जो चार लोग दिन हैं वो बाद में वो बीजेपी में कहाँ चले पे जा गए। रहा है। नहीं, वो तो हम देख ही रहे हैं, कांग्रेस के कई कदावर लोग और कई लोग कार्यकर्ता जो हैं वो इस विधानसभा चुनाव में छोड़ छोड़ कर बीजेपी के दामन में जा बैठे। मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ जी कि जा रहे हैं वो अलग बात है, जी ले रहे हैं उसको भी तो सोचना पड़ेगा। आपका घर है, जी इस घर में आप किसको प्रवेश दे, ये भी तो निर्णय आपको करना पड़ेगा ना। जी जी और जब बगैर जांच पड़ताल के आप घर में प्रवेश दोगे तो जी आपके घर का खराबा होता है। एक मछली भी जी। अगर कोई बीमार होती है तो पूरे समुद्र की मछलियों को बीमार कर तो देती है। आप ये ये कहना ये चाहेंगे ये कि वो, ये बीमारी बीजेपी ने अपने गले में डाल दी है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जितने भी कांग्रेसी बीजेपी में गए हैं वो सब कांग्रेस की खराब मछलियां थी और अब वो बीजेपी के समंदर को खराब करेगी? निश्चित रूप से जिसका, देखिए एक बात कहूं, जी जो अपनी जो नीति है, जी जो जिन नीतियों के आधार पर उन्होंने राजनीति की है, जी अब उस दूसरी धरा में जी वो उस प्रकार की राजनीति करेंगे जहां पर मैं ये कहूंगा दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो जी उस प्रकार की ताकतें हैं जो आज समाजवादी समतावादी ताकतों को, और उस प्रकार से आज आपको दक्षिणपंथी ताकतों के साथ में मिलना पड़ रहा है। वैचारिक बात कैसे मिलेगी, और जब जी ये मछलियां उसमें जाएगी, जी और वो हो रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये 4 जून को, उसके पश्चात मुझसे अगर आप उचित समझे बात करना, जी। उसका परिणाम भी आपको बताऊंगा कि क्या हास होता है।
तो ये भी तो है ना परियार साहब कि जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो खराब मछलियाँ थी आपकी कांग्रेस में और अब वो बीजेपी में गई हैं, तो इतने साल ये खराब मछलियाँ जब आप में तैर रही थी, तो क्या आपको भी खराब कर रही थी? निश्चित रूप से खराब किया, माहौल खराब करते। मैं जी, ये कहना चाहता हूँ पार्टी को कठोर निर्णय लेना चाहिए, जहां पर वैचारिक बात करके जी, अंदर पार्टी में बैठ के फिर क्रिटिक करे। कहीं जी, पे बैठ के, मैं किसी भी पार्टी में हो, अगर जी, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस में, अगर विचारों से जुड़े हो तो पार्टी के साथ रहो। जी। पार्टी में रह के घात करना नहीं है। मैंने निर्णय लिया तो जी, तो मैंने आज तक कभी दगा नहीं किया, और जब मेरी बात नहीं मानी तो मैंने चुनाव लड़ा। जी, तो पार्टी ने त्यागा, मैंने जाके चुनाव लड़ा, मैंने घात नहीं किया था, मैंने खुल के बात की। अगर जी, आप विचारों से या आपकी बातों से सहमत नहीं हो तो खुल के बात करो। जी, पर आपका निर्णय आप करने में आप उस तरीके की बात करके पार्टी में बैठ के जी, धीरे धीरे दिमक की तरह उसको खाए जाओ, वो जी। बातें नहीं होनी चाहिए, और उसका सख्त निर्णय भी होना चाहिए। तो शायद यही वजह रही होगी कि अशोक गहलोत की जो सरकार रही थी, इससे पहले भजन सरकार से पहले 5 साल पूरे हिचकोले लेती रही, कभी मानेसर का केस आता है, कभी लाल किताब का मामला आता है। तो ये तमाम हिचकोले इसलिए बजती थी कि समंदर में ये जो मछलियाँ थीं, ये अंदर कहीं हिलोरे ले रही थीं। निश्चित रूप से थी। जी, ये पार्टी ने कठोर निर्णय नहीं लिया, जी, उसका उसका परिणाम रहा। जी, और उसका परिणाम पर अब राजनीति में कई प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं, जी, कई प्रकार की बातें करनी पड़ती है, वो एक उच्च स्तर की बातें हैं। जी। मैं जो वैचारिक बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए जी, वो तो समझ में थोड़ा आ रहा है कि पिछले 5 सालों में जिस आरएलपी से आप गालियाँ खाते रहे कांग्रेस, अब नागौर में जाके आपने उनसे हाथ मिलाया, तो समझ में आ रहा है कि समझौता क्या है। देखिए, राजनीति में आदमी को समय के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार गठबंधन करने पड़ते हैं। जी, आप पारिवारिक जीवन में बैठे हुए हो, जी, परिवार में भी सब प्रकार के विचार के, जी, घर में बहू भी आती है, दामाद भी आता है, सब कुछ आता है। कई जी, बार वैचारिक नहीं मिलता है, तब भी आपको समझौता करना पड़ता है, क्योंकि जी। परिवार चलाने के लिए इसकी सुनिश्चितता करनी आवश्यक होती है। तो सुनील जी वही अब बात है आज सुनील जी ये आज माने कि अब 2024 चला गया, 23 का चुनाव गया, 24 का चुनाव गया, अब 28 और 29 की बात होगी। आपके कांग्रेस के समंदर की खराब मछलियाँ जा चुकी हैं। तो अब क्या नई कुछ प्रजनन होगा, कुछ नए युवाओं को मौका मिलेगा, कुछ नए तरह का माहौल बनेगा, कुछ नई तरह की कांग्रेस दे, दे, प्रदेश देखिए देखेगी? दे, देखिए जिस प्रकार से राहुल जी ने पूरे देश में न केवल यात्राओं के माध्यम से, जी, बल्कि जो चिंतन कर रहे हैं, जिस जी, प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोगों से संवाद कर रहे हैं, जी, कल जिस प्रकार से युवाओं से संवाद किया, जी, ये संवाद रहेगा जी, तो निश्चित रूप से पार्टी का संगठन मजबूत होगा। जी, उसमें नए भ्रूण भी डाले जाएंगे, जो जी, एक अच्छे जंतु के रूप में, अच्छे प्राणी के रूप में कांग्रेस में आएगा। जी, एक एक नयापन आएगा, और मैं ये कह रहा हूँ देश में एक नई जी। वैचारिक क्रांति शुरू होगी इस चुनाव के बाद में, मैं आपको ये कहना जी, चाहता हूँ। सुनील जी मेरा एक सवाल और था कि चूँकि अब आप सिवाना आपका कर्म भूमि है, तो एक सवाल पहला मेरा ये कि क्या आगामी जो चुनाव होंगे या अब चुनाव जा चुके हैं, तो क्या उस कर्म भूमि पर आपका आना-जाना, उठना-बैठना, लोगों के बीच का सिलसिला जारी रहेगा या अभी थोड़ी दूरी रहेगी? नहीं, मैं तो अभी भी लगा हुआ हूँ। मैंने तो पहले दिन से ही चुनाव हारा था, जी, तब से मैं तो क्षेत्र में लगा था। मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं कि मैंने चुनाव हारा है। मैंने जी, तो ये कहा था कि 52,000 लोगों ने मुझे जिताया है। जी, मैं उन लोगों का प्रेम और स्नेह, और जी, मैं उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने इतनी भारी संख्या में मुझे मत दिया है, मेरा समर्थन किया है, जी, और आगे भी रहूंगा। उनकी मूल भावनाओं के अनुसार मैं कार्य करूंगा। जी, जहाँ तक प्रश्न है, राजनीति में जब बैठे हुए तो आदमी की अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षा भी होगी। जी, मेरी भी है, मेरे को चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा थी, तब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जी। आगे भी मेरी अपेक्षाएं रहेगी, अगर मौका और अवसर मिलेगा, जनता का साथ रहा तो सुनील जी, निश्चित रूप से आपने वहां से सिवाना चुनाव में लंबे लड़ूंगा। समय तक काम किया, सिवाना में जब आपने चुनाव लड़ा, मैं सिर्फ़ ऐसे 3 बड़े मुद्दे जानना चाहूँगा कि जब आप सिवाना के लोगों के बीच में गए थे, वोट माँगने के लिए और आप बता रहे हैं कि 52,000 लोगों ने आपको जिताया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा वो 3 बड़े मुद्दे क्या थे, जिन्होंने आपने ऑब्ज़र्व किया और जनता के बीच रखे थे कि मैं दे- कहीं न कहीं इसका समाधान लाऊँगा?
देखिए, सबसे पहले तो वहाँ की जनता को अपेक्षा थी कि एक संवाद रखने वाला उनका प्रतिनिधि होना चाहिए, जो विभिन्न प्रकार की जन समस्याएं आए उन जन समस्याओं को लेकर वो सजग रहे और उनके दुख दर्द में साथ रहे, और मैंने वो प्रयास किया, उसका परिणाम मुझे इतने वक्त मिले। ठीक है। दूसरी बात, वहां पर जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की बात थी, पानी की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या, और दूसरी जो समस्या थी उन बातों को मैंने रखा। कई जगह मैंने, चाहे पानी की बात हो, चाहे स्कूलों की क्रमोन्नति की बात हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो। पानी वहाँ पर एक फलसून सिवाना एक बड़ी योजना थी जो अभी भी अधर-झूल में है, उस पर कोई चर्चा हुई? नहीं, अधरसूल में क्यों है? फलसूंड योजना है, वो तो चल ही रही, तीसरा फेज चल जी। रहा है। जो मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने साथ नहीं देते हुए उन्होंने शुरू किया, थर्ड फेज होगा। तो मेरा जो सिवाना तक पानी आ संदर्भ, गया या आएगा? नहीं, सिवाना में पानी अभी नहीं आ पाया, जी। कुछ तकनीकी कारणों से रुका हुआ था, पर मैंने प्रयास करके वहाँ लंबे वर्षों से कई प्रकार के रोड कटिंग को लेकर नेशनल हाईवे ने पाइप तोड़ दिए थे, उन तमाम चीजों को करके पूरी पाइपलाइन लाके सिस्टम कर दिया था। जब सिस्टम लगाए तो तकनीकी कारणों से जो पानी का बहाव है वो कोई ग्रेडियंट से बैक हो रहा था, तो इनके कोई प्लानिंग में कोई कमी रही थी, तो उसमें पुनर्संशोधन हो रहा है। पर मुझे विश्वास है कि साल डेढ़ साल में, साल भर में इन चीजों का भी निदान होते हुए ये सिवाना पानी का पहुंच जाएगा। माही डैम भी एक बड़ी लोगों की उम्मीद है मैं कि वही कह रहा हूँ, तीसरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव था जी। वो माई और नर्मदा योजना के जो पानी है, जो सिंचाई हेतु जो पानी चाहिए, जी। वो मैंने लोगों को विजन दिया था। संघर्ष समिति थी जिन्होंने हाई कोर्ट में केस जीता। फिर पिछली सरकार में बजट था 2023 का, जी। उस बजट में मैंने इन जो नर्मदा का और माई डैम का जो अतिरिक्त पानी है उसका उपयोग कैसे हो, हमारा जो अधिकार है उसको कैसे हमें मिले, उसको लेके और राज्य सरकार के बजट प्रस्ताव में डीपीआर बनवा कर, और उसमें कितना अगर अपन प्रोजेक्ट लगाए तो डीपीआर बनवाई, और उसको कार्य को मैंने करवाने डीपीआर का की प्रयास। फिजिबल रिपोर्ट क्या आई है सुनील जी, ये भी जान रहे थे? डीपीआर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है तो डेफिनेटली हमारा एक्सेसिव वाटर है जी। जो नदी में फ्लो करके और सीधा समुद्र में जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है। तो मैं यही आपको चाहूंगा कि इन जो रिपोर्ट आई है उसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से हो। अगर जन आंदोलन करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। अब चूंकि आपकी सरकार में ये कुछ आप बता रहे हैं कि तकनीकी खामियां रह गई जिसकी वजह से काम हो नहीं पाया। अब भाजपा की सरकार है, होता है ना, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो काम आपने अधूरे छोड़ दिए अभी सरकार में इसलिए पूरे नहीं हो क्योंकि ये तो इनिशिएटिव आपका है। ये ये दे, राजनीतिक झगड़े का ये दंश तो जनता दे, नहीं दे, भुगतेगी। ये देखिए, ये तो बाद में पता चलेगा। मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, आशान्वित हूँ कि निश्चित रूप से जो लंबित कार्य है राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठते हुए, और तत्काल अभी वर्तमान में जो सरकार है वो तत्कालीन सरकारों ने जो निर्णय लिया था उसके अनुसार ही वो जो आधारभूत ढांचे में है उसमें राजनीति नहीं करेंगे, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। एक मेरा अंतिम सवाल कि आपके उस सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खनन माफिया एक बड़ा मुद्दा है वहां पर, उसको लेकर कोई आपकी रणनीति? देखिए, सब जगह जो अवैध और खनन माफिया और जो अवैध जिस प्रकार की आपको गतिविधियां हैं उनको लेकर। गतिविधियां भी जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को क्रियान्वयन करने हेतु, चाहे अवैध खनन का मामला हो, चाहे अवैध दूसरे प्रकार के उद्योगों का मामला हो जो पर्यावरण को दूषित करना हो, उसको लेकर मैं बहुत कंसर्न हूँ। क्योंकि ये जो अवैध है वो नैतिक रूप से सही कार्य करने वाले, चाहे मैं भी व्यापारी हूँ, तो उन व्यापारियों को भी नुकसान करता है, देश के आर्थिक व्यवस्था को झकझोरता है, और एक जो ये समानांतर आर्थिक व्यवस्था होती है वो कहीं न कहीं देश में असंतोष फैलाने वाली व्यवस्था करती है, ऐसी मेरी मान्यता है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपसे हमसे बात करने के लिए। सुनील परियार थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सिवाना से 2023 में एक निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मानवेंद्र सिंह की वहां हार हुई थी और हमीर सिंह भायल वहां से जीते थे। लेकिन बहुत से विजन क्लियर हैं सुनील परियार के कि उनको अपने कर्म क्षेत्र में करना क्या है। पानी वहां का बड़ा मुद्दा है, माई डैम बड़ा मुद्दा है वहां पर, और बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें, और एक खनन माफियाओं का जो वहां पर मामला है, उन सबको लेकर आने वाले दिनों में सिवाना में किस तरह के जन आंदोलन होंगे, किस तरह का काम होगा, उसकी उम्मीद वहां के लोगों को जरूर सुनील परिहार से रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हाँ, नमस्कार।